वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम इस खास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत को आपके बीच लेके आए हैं जो बहुत ही एक ऐसे राजनीतिक घराने से है जिसमें हम ये कहेंगे कि जिसके अंदर एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने पूरे देश में क्या पूरे विश्व में नाम किया। और आज उसी राजनीतिक घराने से जो व्यक्ति हमारे बीच में है वो अभी उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण विभाग इनके पास हैं और बड़े युवा हैं और खासकर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय चेहरा ये हैं। हमारे साथ आज इस खास मुलाकात में संदीप सिंह जी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा, वित्त, प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं और आपकी शख्सियत बड़ी खास है। आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप सिंह जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मंत्री और वर्तमान में कोरोना को लेकर जिस तरह से पूरा विश्व लड़ाई लड़ रहा है ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें संदीप जी तो WHO उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ भी करता है और क्योंकि आप तो खुद विदेश से पढ़ाई करके आए हैं, बहुत सारी चीजें आप यहाँ देख भी रहे होंगे, ऐसे में आपकी कुछ जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है क्योंकि आपके पास विभाग भी उसी तरीके के हैं। उसके अलावा एक जिम्मेदारी आपकी ये भी है कि आप प्रभारी भी हैं हापुड़ के एक जिले के, तो बहुत सारी जिम्मेदारियों का हम कहेंगे कि आपके ऊपर बोझ है। ऐसे में आपके क्षेत्र में और जहां जहां आप देख रहे हैं कोरोना को लेकर क्या स्थिति है और वर्तमान में सरकार कोरोना को काबू करने में कितना कामयाब हो पाई है। उसके अलावा जो एक नई बीमारी ब्लैक फंगस एक इसके साथ साथ आ रही है, उसे लेकर क्या तैयारियां आपकी चल रही हैं? देखिए संजय गिरी जी, मैं समझता हूं जिस तरह की आपदा ये कोरोना के रूप में आज पूरे विश्व के सामने आई है, मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी आपदा हम सब ने कभी नहीं देखी और हम एक टीम के रूप में पूरा सरकार, सभी प्रशासन और आमजन भी सबके सहयोग से हम सब इस कोरोना महामारी में आज इस लड़ाई को जीतने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत तेजी से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में भी हम आज आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं अपने प्रदेश की, तो जिस तरह से आंकड़े लगाए गए थे उत्तर प्रदेश के बारे में, जो विशेषज्ञों ने अपनी राय दी थी कि अप्रैल से मई के बीच में उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के केसेस होंगे, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो राय दी थी कि 1 लाख से पार कर जाएगा प्रतिदिन। लेकिन आज जिस स्थिति में हम सब उत्तर प्रदेश में है, मैं ये कहूंगा कि शासन, प्रशासन, आमजन और सभी लोगों के सहयोग की वजह से यह संभव हुआ कि हम सब जो हाईएस्ट रेट तक पहुंचे वो उत्तर प्रदेश में 38,000 तक पहुंच पाए। उसके बाद से हमने इसको काबू कर लिया और आज कल की मैं आपको आंकड़े बताऊं तो कल लगभग 4,500 केसेस रिकॉर्ड किए गए, जो कि 38,000 अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड किए गए थे और मई में हमने इसको 4,500 तक आज काबू कर लिया है। तो इसको कहा जाएगा कि जो कोविड की दूसरी लहर थी एक तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आज काबू में आती हुई दिख रही है और हम सब लोगों ने मिलकर के 93.8% का रिकवरी रेट आज उत्तर प्रदेश में स्थापित करने में हम सब लोग कामयाब हुए। और जहां तक आपने बात करी ब्लैक फंगस की, ये ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन है वो ज्यादातर जितने भी कोविड से हमारे रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिल रहा है और खासतौर पे जो डायबिटिक हैं और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उन पेशेंट्स में ये ब्लैक फंगस की बीमारी देखने को मिली है और काफी ज्यादा घातक बीमारी है जी। इससे लगभग अभी उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो जो आंकड़े आए हैं लगभग 506 केसेस ब्लैक फंगस के हमारे उत्तर प्रदेश में हमने रिकॉर्ड किए हैं और इसको लेकर के सभी जगहों पे जो इसकी लिए दवाई है एम्फोटेरिसिन बी नाम की, जिससे इसका इलाज किया जाता है और कई जगहों पे कालाजार के लिए भी जो WHO के द्वारा
इलाज बताया गया है वह भी इस ब्लैक फंगस में कारगर साबित हुआ है, तो उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और एम्फोटेरिसिन बी नाम की जो दवाई है उसके भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं। और जितना जितना हमको मिलता जा रहा है ये दवाई, हम जहां जहां जिन जिन अस्पतालों में जिन जिन जिलों में ब्लैक फंगस से संबंधित जो भी पेशेंट्स एडमिटेड हैं उनको इलाज हमारी सरकार के द्वारा तुरंत मुहैया कराया जा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल ये तो बहुत ही सारे आंकड़े आपने बताए, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। एक बात और यहाँ बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि लगातार हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और अगर आप देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा हर बार जाता है, और आज की जो स्थितियां सामने आई है, वो जो सामने स्थितियां आई हैं उसके अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर ही उंगलियां उठी हैं। ऐसे में हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज ये कितने आवश्यक आपको लगते हैं, और इन पर क्या कार्य आपकी सरकार के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, जब से ये कोविड की समस्या हमारे सामने आई, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं समझता हूं कि दिन प्रतिदिन रोज सुधार किया गया है, और इसको आज एक काफी मजबूत स्थिति में लेकर के हम सब आए हैं एक टीम के रूप में। सभी हमारी जितनी गांव में सीएचसीज हैं, पीएचसी हैं, इन सभी लोगों को, इन सभी सारी सीएचसी और पीएचसी को हम सब लोगों ने सारी सुविधाओं से लैस करने का प्रयास किया है, और सभी जगहों पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स हो, स्टाफ हो। हमने नए स्टाफ की भी रिक्रूटमेंट को स्टार्ट किया है, और काफी मात्रा में हम सब लोगों ने अभी स्टाफ को भी नया रिक्रूट किया है। हर जगह सारी सीएचसी पीएचसी पे हम सभी सुविधाओं को दे पाए। दवाइयों को वितरित किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि निगरानी समिति और आरआरटी के माध्यम से हम प्रति हफ्ते उत्तर प्रदेश में एक औसत लगाया जाए तो 35 लाख से भी अधिक पैकेट दवाइयों के जो बनाए गए हैं कोविड से संबंधित, जो कोविड के ऐसे शुरुआती लक्षण जिन भी पेशेंट्स में दिख रहे हैं, गांव गांव जाकर के सर्वे किया जा रहा है। प्रति हफ्ते 35 लाख से भी अधिक लोगों को इसकी दवाइयों को बांटने का कार्य किया जा रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से सुधारने का कार्य किया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोविड की इस महामारी को काबू करने का प्रयास किया गया, आज सभी जगहों पे, अन्य प्रदेशों में भी उत्तर प्रदेश मॉडल के नाम से इसको जाना जा रहा है, और लोग इसको अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की स्थिति है, मैं समझता हूं इतनी बड़ी आबादी वाला, सबसे ज्यादा बल्कि आबादी वाले प्रदेश होने के बाद में भी आज हम कोविड की इस लड़ाई में, मैं समझता हूं उतनी मृत्यु दर भी उत्तर प्रदेश का नहीं रहा। लगभग 1.2 कुछ प्रतिशत उत्तर प्रदेश का मृत्यु दर रहा है, जो कि अन्य प्रदेशों से अगर मैं कहूं तो उनके मुकाबले काफी कम है। मुझे बहुत दुख है कि इस बीमारी के चलते हमारे परिजन, जिन भी लोगों ने अपनी जान को गंवाया है, मैं उनके प्रति बहुत अपनी सद्भावना व्यक्त करता हूं। लेकिन हम सब अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस कोविड की लड़ाई में हम सब कम से कम जनहानि को होने दें और ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को देने का प्रयास करें। हमारी सरकार ने इसीलिए जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए एक संरचना बनाई है। इसी तरह से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमने पूरी तरह से प्रदेश में लॉकडाउन को भी इसीलिए नहीं स्थापित किया, इसको कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया, जिसके अंतर्गत सभी जितनी भी इमरजेंसी सुविधाएं थी, इमरजेंसी सेवाएं थी, उनको सुचारू रूप से चालू रखा गया, पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं किया गया, जिससे कि किसी भी जनमानस को इमरजेंसी के वक्त में किसी भी तरह की समस्या ना हो। इस तरह की सभी जितनी भी हमारी औद्योगिक इकाइयां हैं, इनको भी हम सब लोगों ने प्रारंभ रखा। हर औद्योगिक इकाई में एक हेल्प डेस्क के माध्यम से सभी जितने भी वहां पे वर्कर्स जाएं, उनकी सबसे पहले जांच हो, सारी जितने प्रिकॉशंस हैं, मास्क हो, सैनिटाइजेशन हो, ग्लव्स हो, हर एक चीज का ध्यान रखते हुए हमने प्रदेश में इस कोरोना कर्फ्यू को भी लागू करते हुए आज जो कोविड के केसेस हैं उसको 38,000 से लेकर के 4,500 तक लेकर के आने में हम सफल हुए। नहीं, बिल्कुल ये तो बड़ी उपलब्धि है, और वास्तव में वैसे भी WHO भी तारीफ कर रहा है, जी। सभी ओर से आप लोगों की तारीफ हो रही है, और योगी जी का मॉडल काम कर गया, और कहीं ना कहीं कोरोना कंट्रोल की स्थिति में है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अब फ्यूचर के लिए होनी चाहिए, जैसे कि, क्योंकि आप तो खुद विदेशों में रहे हैं, अगर हम बात करें
जिस तरह से प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, एक आपने भी सुना होगा, देखी भी होगी, और वो चल भी रही है, उसमें दवाइयां बड़ी सस्ती हैं। ऐसे ही क्यों नहीं अब ये मांग होनी चाहिए कि जो शिक्षा है, क्योंकि आप खुद चिकित्सा शिक्षा देख भी रहे हैं, तो जो शिक्षा है, चिकित्सा शिक्षा, वो सस्ती होनी चाहिए। उसे लेकर आपको क्या कहना है? क्योंकि यहाँ जितना ज़्यादा अगर हम, क्योंकि आज आपके सामने कितना जूझ रहे हैं, बीच में ऐसी स्थितियां भी रही हैं कि नर्सें भी नहीं मिली हमारे पास, बहुत सारी स्थितियां आपके सामने रही हैं। तो ऐसे में शायद कहीं ना कहीं अब दोबारा से सोचना होगा कि हमें ऐसे छोटे छोटे स्कूल कॉलेजेस बनाए जाएं जिसके अंदर इस तरीके के कोर्स शुरू किए जाएं। और उसके अलावा जो डॉक्टरी शिक्षा है, जिसको कहा जाता है मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सा शिक्षा, वो सारी चीज़ें हैं, वहाँ भी अब जो है एक अलग तरीके की क्रांति आनी चाहिए। उस भी वहाँ पर भी वो शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप जी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा की स्थिति थी, खासतौर से अगर मैं चिकित्सा शिक्षा की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे जी। कुछ ही मेडिकल कॉलेज जहां उत्तर प्रदेश में थे। आज जब से हमारी सरकार बनी है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हर एक जिले के पास, उत्तर प्रदेश के 70 के 70 जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज को स्थापित किया जाएगा। इस कार्य योजना पे बहुत तेजी से कार्य किया गया। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेजेस अब बन करके तैयार हो चुके हैं, और इन सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में मैं समझता हूं बहुत जल्द जो शिक्षण कार्य है वह भी प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बाद में, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो फीस का दर है वह भी निर्धारित होगा, बच्चों से ज्यादा शुल्क नहीं वसूला जाएगा। और डॉक्टर्स की जो कमी है आने वाले समय में, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम उसको समाप्त करने का कार्य बहुत जल्द पूरा कर पाएंगे। जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस नए बन रहे हैं और जो बन चुके हैं, जब ये संचालित हो जाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स की जो कमी है, खासतौर से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य प्रदेशों में भी हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूरा कर पाए। जी, नहीं होनी भी चाहिए, और चिकित्सा शिक्षा सस्ती भी होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। उसके अलावा अगर हम देखें संदीप जी, आपका क्षेत्र की क्या स्थिति है और क्या नई प्लानिंग संदीप सिंह के दिमाग में चल रही है? क्योंकि कोरोना से तो हम लगातार लड़ ही रहे हैं, ये तो एक अलग चीज हुई। इसके अलावा भी अभी हमें भविष्य की तैयारियां करनी है, और उसके अलावा अभी चुनाव भी आपके सामने है। तो क्या कुछ नया होने जा रहा है? क्या कुछ नई प्लानिंग है? उसके लिए भी हम जानना चाहेंगे आपसे जी। देखिए, नई प्लानिंग तो ऐसा कुछ नहीं। हम सब ने, जब से हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तब से जन जन के विकास के लिए हमने विभिन्न योजनाओं को लागू करते हुए हर एक व्यक्ति को, भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, हर एक व्यक्ति को जो भी लाभ की श्रृंखला में आता है, समाज में अंतिम पायदान पे भी अगर व्यक्ति है, जो विचारधारा से हमारी पार्टी कार्य करती है, उसी को लेते हुए हमने हर एक को विकास से जोड़ने का कार्य किया है। मैं समझता हूं कि अभी चुनाव के दौर में नहीं, बल्कि 2017 से लेकर के आज तक हर एक विकास कार्य के माध्यम से मैंने अपनी विधानसभा में भी, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, जगह जगहों पे बहुत सारी, जब मैंने चुनाव लड़ा था तो उससे पहले वहां पे सड़कों की स्थिति काफी ज्यादा जर्जर थी। आज सड़कों की स्थिति को हम सब ने बेहतर बनाने का प्रयास किया है, शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। अपनी विधानसभा में एक नया डिग्री कॉलेज, नया पॉलिटेक्निक को लेकर के आने का मेरे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा कार्य किया गया। मैं समझता हूं सीएचसी, जितनी भी पीएचसी हैं, सभी को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का कार्य किया गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का कार्य किया गया। और खासतौर पर इस कोविड के टाइम पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं, जितनी भी हमारी सीएचसीज और पीएचसीज हैं, हम सब जितने भी एक अनुरोध किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसपे हम सब लोग मिलकर के आगे तेजी से कार्य भी कर रहे हैं। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी सीएचसी और पीएचसीज को एक एक गोद लेकर के उसकी जितनी भी साज सज्जा है, जो भी सुविधाएं हैं, उसमें साफ सफाई है, अपनी निधि के द्वारा भी उसमें कुछ योगदान देकर के हर एक सीएचसी और पीएचसी को गोद लेकर के आगे आने वाले समय में हम उसकी देखभाल करने का कार्य करें, जिससे कि गांव गांव तक जो भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, हम उसको बेहतर रूप से हर एक व्यक्ति तक पहुंचा सकें। जी, नहीं बिल्कुल होना भी चाहिए। अच्छा, आपको राजनीति शुरू करने के लिए दादाजी का, कल्याण सिंह जी का कितना, मैं कहूँगा, सहयोग मिला, और उनका जो अनुभव है वो मिला, कितना काम आया आपके? देखिए, उनका आशीर्वाद हमेशा से मेरे ऊपर रहा है, और उनके आशीर्वाद से ही मैं आज जहां पर भी हूं,
बाबूजी के, अपने परिवार के सभी लोगों के, अपने माता पिता के आशीर्वाद से मैं इस जगह तक पहुंचा हूं। और उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा से मिलता रहा है। बचपन से मैं काफी ज्यादा समय अपने बाबूजी के साथ मैंने बिताया है। उनके साथ काफी, जब वे दौरे पर जाते थे तो मैं बचपन में उनके साथ में चला जाता था। तो बचपन से काफी सारी चीजों को उनके साथ रह करके मैं देखता रहता था और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। और यही एक अनुभव है जिसके कारण आज हम सब मिल करके, मैं अभी भी जब भी कोई ऐसी अगर समस्या आती है, मुझे तो उनकी राय लेनी होती है, तो मैं जाकर के उनसे पूछता हूं और वे बहुत खुशी खुशी अपनी राय देते हैं, अपनी सुझाव देते हैं कि इस तरह से कार्यों को किया जा सकता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और भाग्यशाली महसूस करता हूं कि मुझे उनके मार्गदर्शन में कार्य करने का मुझे अवसर मिला। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है और एक अंतिम सवाल मैं आपसे ले रहा हूं कि आप युवा हैं और लगातार कोरोना के अंदर आप सक्रिय भूमिका में हैं, लगातार आप घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। ऐसे में युवाओं के लिए क्या संदेश संदीप सिंह देना चाहेंगे? देखिए, हमारा देश, मैं युवाओं के लिए यह संदेश देना चाहूंगा कि हमारा देश युवाओं का देश है। भारत की जो अधिकतम जनसंख्या है वह युवाओं की है, इसीलिए हमारा देश भी एक युवा देश कहा जाता है। आज हम सब जिस राह पे आगे बढ़ चले हैं, मैं समझता हूं भ्रष्टाचार को आज समाप्त करते हुए जन जन की सेवा में हम सब आगे बढ़े हैं। और खासतौर पे हमारे युवा जो महत्वपूर्ण पदों पे हैं, वे सब जन जन का सहयोग करें, क्योंकि हम एक नई सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जिस तरह से हमने देखा कि पुराने समय में जो कार्य जिनमें काफी महीनों लगते थे, मैं आज समझता हूं कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक कार्य को कम से कम समय में और कम से कम नुकसान के साथ हम पूरा कर सकते हैं। तो सभी युवा वर्ग टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। आज सभी सुविधाओं को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। सभी ज्यादातर जितने भी विभाग हैं, सारी जितनी भी योजनाएं हैं, उनका लाभ भी मैं समझता हूं कि ऑनलाइन के माध्यम से हम सब देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें, हर एक योजना के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि युवा वर्ग अभी फील्ड में ज्यादा काम कर सकता है। हम सब जाकर के, हमारे जितने भी इस कोरोना काल में भी हमने देखा, जितने हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, अधिकतम ज्यादातर हमारे युवाओं ने आगे बढ़ चल करके अपनी जान की भी ना परवाह करते हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मी हैं, सभी लोग, अधिकतम इसमें युवा वर्ग है, सभी लोगों ने आज बढ़ चढ़ करके अपने प्रयास से हम भारत देश को, अपने प्रदेश को इस कोविड की लड़ाई में हराने में जुटे हुए हैं। मैं अपने युवा वर्ग से यही अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से हम सब एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं, इसी तरह से कार्य करते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम सब भारत देश के वासी हैं और इस देश के लिए, जब हम इस देश को हमारी जरूरत है, तो हम सब आगे बढ़ चल करके अपना सहयोग दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और सहयोग देना भी चाहिए। वास्तव में युवा ही हैं जो आज सबके लिए बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सिंह जी, आपने अपना कीमती समय में दिया। आप ऐसे ही कार्य करते रहिए, लोगों के बीच में ऐसे ही जागृति पैदा करते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो ये थे हमारे साथ संदीप जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। और इसी तरह हम लगातार किसी न किसी खास व्यक्ति को आपके बीच में लेते आते हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार की तारीफ हर ओर हो रही है, वो अपने आप में सराहनीय है। कहीं ना कहीं कोरोना को हराने के लिए अगर सरकार कार्य कर रही है, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उन गाइडलाइनों को, उन नियमों का पालन करें जो हमें समय समय पर दी जा रही है। कहीं ना कहीं मास्क लगाकर रखें और हाथ को लगातार धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अन्यथा कोरोना आप पर हावी हो जाएगा। इससे बचने के लिए बहुत बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करिए। और क्योंकि जैसे संदीप ने भी कहा कि युवाओं का देश है, तो खासकर युवाओं की जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद। और इसका अंतिम हथियार है। सारी दुनिया में